नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज का आज हम चौथा वीडियो, चौथे चैप्टर से संबंधित गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनका बारीकी से सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है 2026 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं वो आधे आधे अंक के होने वाले हैं। जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 4 अंक का होने वाला है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर आपको ये स्टार लगा हुआ दिख रहा है। ये स्टार हमें ये बताता है कि निबंधात्मक प्रश्नोत्तर के साथ में हमें एक और ऑप्शन मिलता है, इसके साथ में अथवा वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर है और बड़े टॉपिक भी हैं जिनमें से बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब की बार जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो बिल्कुल सही ढंग से हुआ है। हर साल इसमें से छोटे क्वेश्चन, लास्ट ईयर फिलहाल तो देखा जाए तो फिर भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से था, लेकिन इस साल ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर से रिलेटेड एक निबंधात्मक प्रश्न को शामिल किया है जो कि बहुत ही अच्छा किया गया है। एक एक करके इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे पहले हमने पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। यदि उन वीडियोज को आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज के लिंक दे देता हूं, यहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक जगह डाल रखे हैं, कंटिन्यू देखिए। साथ में विद्यार्थियों, अपने क्लासमेट के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा भी हो सके और हमें आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास में वो देखिए क्या है कि एक विद्युत आवेश Q, आवेश की जो मात्रा है वो Q है, वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और आवेश है जो Q आवेश है, यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, चुंबकीय क्षेत्र B, और इसी डायरेक्शन में कोई आवेश Q है जो कि इधर ही v वेग से गति कर रहा है। तो हमारे को पूछा गया है चुंबकीय बल, कि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल काम करता है, और उस चुंबकीय बल का देखिए सूत्र क्या होता है, Fm बराबर होता है QVB sin थीटा। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो थीटा है वो यहां पर है 0 डिग्री। यहां पर थीटा कितना है, BB उसी डायरेक्शन में ही है और VB इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो बल का मान आ चुका है विद्यार्थियों 0। बल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है,
जीरो होता है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो बल का मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर आप देख लें शून्य, ऑप्शन ए यहां पर होगा, शून्य आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लंबे सीधे तार से स्मॉल आर दूरी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र बी में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाला जो ग्राफ है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा? चलिए, एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच में ये वाला रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा। तो दूरी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान डिक्रीज होना चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान दें, ये समानुपाती है तो ये ऑप्शन गलत होगा। ये भी हालांकि डिक्रीज हो रहा है लेकिन व्युत्क्रमानुपातिक रूप से डिक्रीज होना चाहिए। यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है लेकिन व्युत्क्रमानुपातिक रूप से डिक्रीज नहीं हो रहा, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो उस पर चुंबकीय बल काम करता है, और वो चुंबकीय बल कितना होता है? चुंबकीय बल एफ एम बराबर, अभी मैंने आपको यह बताया कि क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ एम वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बल लगेगा, इतना बल काम करने वाला है। तो ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखें कि यदि किसी आवेशित कण पर आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा? देखिए इसको आप अच्छे से समझ ले एक बार कि हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, जिसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये क्रॉस का निशान किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है, तल के लंबवत अंदर की ओर है विद्यार्थियों। अब यहां से कोई आवेश गति करता हुआ आता है। कौन आ रहा है? आवेश गति करता हुआ आ रहा है। तो आवेश की जो वेलोसिटी है प्रारंभ में वो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर, और आवेश गति कर रहा है बोर्ड के तल में। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब इस आवेश के ऊपर क्या है? एक चुंबकीय बल काम करता है। कौन काम करेगा? एक चुंबकीय बल काम करेगा, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। एफ बी वी, एफ बी वी, बी की डायरेक्शन में ले लीजिए, वी की डायरेक्शन में ले लीजिए। ये ऐसे ऊपर बल लगेगा, इसमें बल किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। एक बार चलिए इनको मैं ऊपर यदि लग रहा है तो यहां वाली स्थिति के अंदर इसको रखता हूं। यहां ऐसे आवेश आ रहा है, v वेग से गति कर रहा है, कोई आवेश है q। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र बाएं हाथ से ही आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग ही करना है बल की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। तो ये बायां हाथ है, इसमें अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा तीनों को इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे की क्या रहें? लंबवत रहें। अब इस तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। ये आवेशित कण के वेग की दिशा में या धारा की दिशा में होना चाहिए। तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस पर आवेश इधर आ रहा है, आवेश इधर गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। इस पर बल किधर काम करेगा? ऊपर की ओर बल काम करेगा। ऐसे ऊपर की ओर बल काम करने से इसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार पथ हो जाएगा। देखो ध्यान देना, इधर बल काम करेगा, ये बल इधर अंदर की ओर काम करते करते आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार पथ हो जाएगा।
तो देखिए यदि आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा, वर्तीय पथ पर आवेश गति करेगा। कैसे पथ पर गति करेगा? और यहां पर जो चुंबकीय बल है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, जो टोटल बल काम करेगा वो क्यू वी बी के रूप में काम करने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पीयर की। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? एक बार इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछिए। जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उसका रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो का भाग लगा देंगे तो 0.1 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरों की संख्या हमें दे रखी है 100, इसके साथ में धारा हमें यहां पर दे रखी है 1 एम्पियर। धारा कितनी दे रखी है? 1 एम्पियर यहां पर दे रखी है। कुंडली के केंद्र पर देखिए, कुंडली की अक्ष पर, पहले मैं आपको बताता हूं, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस अक्ष स्क्वेयर की घात 3/2। ये किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब मैं बात करता हूं कुंडली के केंद्र पर। कुंडली के केंद्र पर जो अक्ष है इसका मान हो जाएगा 0। अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अक्ष 0 हो जाएगा तो 1 की घात 2, उसकी घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 की घात 3, वो भी 2 घात ऊपर से कट जाएगी। तो ये अपने पास में आ गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a। यहां a रेडियस है, यहां हमने रेडियस को किससे लिख दिया था? r से लिख दिया था। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें क्या पुट कर दीजिए? वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू रख देता हूं। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n का मान हमें क्वेश्चन में 100, i का मान हमें 1 और 2, 1 का मान हमें 0.1, यही दे रखा है। ठीक है, मैं यहां से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 0 यहां पर जरूर लगा देंगे। तो 4 पाई का मान होता 12.56, 3 घात इसमें से कम कर देंगे तो गुणा 10 की घात -4। ये आंसर आएगा टेस्ला में। क्या इतना आंसर अपन को दिख रहा है? क्या हमने कहीं गलती कर दी है? बिल्कुल कर दी है। ये 2 भी था इधर, क्या था? ये 2 भी था। ऑप्शन होता तो हम टिक लगा देते। देखो मुझे तो ये 2 दिखाई नहीं दिया, दिमाग से निकल गया। 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 2 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात, देखो 1 2 3 प्लस में 10 की घात माइनस में 7 है तो प्लस में माइनस में कितने रह गई? 4 रह गई। तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसमें आ गया आंसर? टेस्ला में आएगा। तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि यदि स्मॉल m चुंबकीय आघूर्ण और b चुंबकीय क्षेत्र हो तो बलाघूर्ण कितना होगा? देखिए बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उसके ऊपर बलाघूर्ण काम करता है, और वो बलाघूर्ण कितना होता है? mb sin थीटा। mb sin थीटा के तुल्य होता है, mb sin थीटा के बराबर होता है। इसको सदिश रूप में हम कैसे लिख सकते हैं?
सदिश रूप में, तो टो बराबर एम, टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास में आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा। टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तब वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, लंबवत गति करता है, तो वो वृत्ताकार पथ धारण कर लेता है, और उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, एम वी अपॉन में क्यू बी के बराबर होती है। ठीक है, हमें यहां पर क्वेश्चन में एक तो अल्फा कण दे रखा है और दूसरा जो कण है वो प्रोटॉन दे रखा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, चुंबकीय क्षेत्र भी सेम है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। अब देखो इनकी त्रिज्याएं भिन्न क्यों होगी? क्योंकि प्रोटॉन का आवेश अलग होता है और द्रव्यमान भी अल्फा कण से भिन्न होता है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दें कि प्रोटॉन पर जो आवेश अल्फा कण का जो आवेश होता है, जितना भी आवेश प्रोटॉन का होता है उसका दुगुना होता है, क्योंकि अल्फा कण है उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब मास ऑफ अल्फा कण है ना, वो इसका 4 गुना होता है। प्रोटॉन के मास का कितना गुना होता है? 4 गुना। मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण के अंदर 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन, तो इन पर तो कोई आवेश नहीं होता, तो अल्फा कण पर आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगुना। अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना हो गया? दुगुना हो गया। साथ में इसका जो द्रव्यमान है वो मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये 2 गुना तो यहां से आ गया और 2 प्रोटोनों जितना ही मास इस न्यूट्रॉनों का आ गया, तो 4 एमपी। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो किसके इक्वल आएगा? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते थोड़ा सा, रेडियस फाइंड आउट करेंगे दोनों की। चलिए ध्यान दीजिए, किसकी पूछिए पहले? अल्फा, तो रेडियस ऑफ अल्फा और रेडियस ऑफ प्रोटॉन, यहां से आप ध्यान देंगे, इस वाले फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने वाला हूं। मास ऑफ अल्फा वी बटेवा क्यू ऑफ अल्फा बट्टे में बी, और प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन वी बटेवा चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी। देखिए राशियां ये बचने वाली है, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। अब अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुणा है? 4 गुणा है। तो अल्फा कण के द्रव्यमान की जगह हम 4 इंटू एमपी पुट कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन किधर है? ऐसे ही रहने दीजिए, क्यूपी, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 2 क्यूपी, 2 क्यूपी, तो यहां से क्यूपी कैंसिल हो गया, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, 4/2 रह गया, तो ये 2/1 रह गया, तो 2:1। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारा सुग्राहिता होता फाई अपॉन में आई, प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप, जो कि एन
ए बी अपॉन सी के बराबर होता है। एक ही चीज को समझ लीजिए, धारा सुग्राहिता की तो डेफिनेशन है कि धारा मापी में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाती है? धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता की डेफिनेशन हो गई। इस धारा सुग्राहिता का जो मान है वो होता है एन ए बी अपॉन सी के इक्वल। यह है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब फेरों की संख्या, ये है क्षेत्रफल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये ऐंठन नीतांक। सी क्या है? ऐंठन नीतांक। तो क्या करेंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कैसे बढ़ेगी? एन को बढ़ाकर, क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बी को बढ़ाकर, सी को घटाकर। चलिए देखते हैं ऑप्शन पहला कि स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर। तो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। अगले भी ऑप्शन देखेंगे, विक्षेपित होने वाली कुंडली में क्षेत्रफल को बढ़ाकर। देखो ये भी दे रखा है क्षेत्रफल, तो ये ऑप्शन भी सही है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, तो ये एन का मान बढ़ाकर, बिल्कुल सही है। तो ये यहां पर उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन है वो सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चल कुंडली धारामापी को एक वोल्ट मीटर में रूपांतरित कैसे कर सकते हैं? किसी चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है? चलिए यहां पर ध्यान देंगे कि अपने पास में चल कुंडली धारामापी है। इस चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध यहां पर संयोजित करेंगे। क्या करने वाले हैं? एक उच्च प्रतिरोध संयोजित करने वाले हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के सिरों पर ये बिंदु ए और बी के बीच समांतर क्रम में हम एक यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ना चाह रहे हैं। तो वोल्ट मीटर जोड़ने के लिए धारामापी जोड़ दीजिए और उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए। देखो इस रेजिस्टेंस के तो समांतर क्रम में ये सारा का सारा सिस्टम जुड़ता है, क्योंकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। अब किसी भी धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। ये डॉटेड वाली लाइन है, इसके अंदर ये बन चुका है अब वोल्ट मीटर। क्या बन चुका है? वोल्ट मीटर बन चुका है। ओके, और ये जो RH आप देख पा रहे हैं यह है उच्च प्रतिरोध। ये क्या है? उच्च प्रतिरोध है। क्या है? उच्च प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तो कैसे करेंगे? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में क्या कर दीजिए? उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? एक धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित होने वाली धारा को हम नियत रखें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को पुनः समझ लीजिए। 2-3 लाइन का क्वेश्चन हो जाता, बड़ा हो जाता, पीछे से भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है एक बार देखिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के तार से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो स्मॉल r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी? चलिए एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास में चालक तार हैं जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और आ ही नहीं रहा है। चलिए एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। चलिए अब बन चुका है। ये हमारे पास में चालक तार है
और इस चालक तार में से बहने वाली धारा की वजह से यहां पर r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कंसीडर कर लिया हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है B है। कितना दे रखा है? B। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमारे को पूछा है r/2 दूरी पर, यहां से जैसे मान लीजिए r/2 दूरी है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, उसको मैं कह दूं B' से। देखिए धारावाही चालक तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। आप किसी भी राशि की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, और r/2 दूरी पर या r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लिख रहे हैं B' से। किससे लिख रहे हैं? B' से पुट कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2πr'। r' की वैल्यू है ये r/2 के बराबर है, r/2। तो ये 2 कहां चला गया? ऊपर चला गया। म्यू नॉट I बटेवा 2πr, ये अपने पास में आ गया चुंबकीय क्षेत्र। पहले जो चुंबकीय क्षेत्र था उसका दुगुना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है? देखिए हम क्या जानते हैं? F बराबर, चुंबकीय बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर QVB sin थीटा, या QVB ही लिख दीजिए। तो B बराबर हम क्या पुट कर देंगे? FM बट्टे में QV sin थीटा। अब अपन को चाहिए B की विमा। किसकी विमा चाहिए? B की विमा चाहिए। तो B की विमा किसके तुल्य होगी? FM अपॉन QV sin थीटा की विमा, F बल है, और बल की विमा विद्यार्थियों हम जानते हैं M1 L1 T-2 होती है। आवेश Q यहां पर क्या है? आवेश, जिसकी विमा A1 T1, V यहां पर वेलोसिटी L1 T-1। साइन थीटा एक मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। तो यहां से देखिए अपने पास में इसकी विमा क्या आ जाएगी? m की घात 1, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो L की घात हो गई 0, T की घात से 1, ये वाली T की घात कट जाएगी तो T की घात ऊपर वाली -2 ही रह जाएगी, A की घात बट्टे से ऊपर जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास में B की विमा। B की विमा हमें प्राप्त हो चुकी है। क्या ये है? M1 L0, M1 L0। तो विद्यार्थियों यहां पर ये 0 ही है। कितना है? 0, T-2 A-1। तो ऑप्शन बी ही यहां सही होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? चलिए ध्यान देंगे। एक गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हमने पहले चैप्टर के आवेशों के गुणधर्मों में पढ़ा है कि स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? एक गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न होगा। इसके अलावा देखिए यहां पर आप देखेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? परिवर्तनशील हो, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहां पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत आवेश Q, एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है तो चुंबकीय बल कितना होगा? तो देखो यहां पर आप ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है तो इसका मतलब V और B दोनों एक दूसरे के क्या हुए? समांतर हुए। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो गया? 0। चुंबकीय बल हम जानते हैं, चुंबकीय बल ऑफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा हम जानते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास में? क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0, तो एफ एम बराबर आ गया है 0। एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई है। चुंबकीय बल 0 होगा, 0 होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे को क्या बता रखा है? धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। एकांक विक्षेप का मतलब हो गया आई बट्टे में फाई, आई बट्टे में फाई। इसको हम कहते हैं धारा मापी का दक्षतांक। क्या कहा जाता है? धारा मापी का दक्षतांक इसको कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? धारा मापी का दक्षतांक। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि एक तार की त्रिज्या a है, इसमें आई धारा, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार की सतह पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा? चुंबकीय प्रेरण का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी का मान पूछा है। तो देखिए हमारे पास में एक चालक है इस तरीके से, ऐसा, ओके, और इस चालक की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो हमें दे रखी है ए। कितनी दे रखी है? ए। इसके कारण से यहां पर स्मॉल आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है। और यदि इस आर का मान, यदि आर का मान किसके बराबर हो? यदि आर बराबर हो ए, तो बी पृष्ठ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। म्यू नॉट आई बटे आर, 2 पाई आर की जगह आ गया ए। आर की जगह कितना आ गया है? ए आ गया है। आर की जगह हमें क्या मिल चुका है? ए प्राप्त हो गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखें। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक समान वेग से, देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। इनमें से इसकी प्रकृति कैसे होगी? ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनों की पुंज है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? पुंज है। इलेक्ट्रॉनों की पुंज यदि जा रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो देखिए वो मतलब फैल जाएगी, एक दूसरे के समांतर होगी, अपसारी होगी, अभिसारी होगी। तो एक सीधा सा, मोटा सा, सीधा सा सवाल है कि यदि वो सभी के ऊपर ऋणावेश है तो ऋणावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो दूर दूर फैल जाएंगे। तो वो दूर फैलने वाली स्थिति को हम कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। तो अपसारी प्रकृति की होगी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा हो जाएगा? देखिए मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि यदि
चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, तो एफ एम बराबर आ जाएगा 0, एफ एम बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो एफ एम बराबर कितना आ जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी आ जाएगा। अब इस स्थिति में पथ होगा रेखीय, बल काम ही नहीं कर रहा, बल काम नहीं कर रहा, तो आवेशित कण का पथ कैसा होगा, रेखीय होगा। और यहां पर बल काम कर रहा, वो लंबवत काम करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, मैंने एक बार इस वीडियो में बता भी दिया है। बल लंबवत काम करेगा, जिससे जो पथ है वो वृत्ताकार पथ हो जाता है। आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। अब जब ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, तो ये जो बल है एफ एम है वो उसी फॉर्म में ही काम करेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और जो पथ है वो हो जाएगा कुंडली नुमा। कैसा हो जाएगा, कुंडली नुमा पथ हो जाएगा। पथ कैसा होगा, कुंडली नुमा पथ हो जाएगा, कुंडलिनी पथ हो जाएगा। या इसकी जगह पर आपको स्प्रिंग नुमा भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, स्प्रिंग नुमा पथ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। कौन सा पथ होगा, कुंडली नुमा। ऐसे पथ पर गति करेगा आवेश, ऐसे पथ पर गति करने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा आई और उत्पन्न विक्षेप के बीच में क्या रिलेशन है। कौन सा इनमें से रिलेशन सही है आई और थीटा के बीच में। तो देखिए विद्यार्थियों, हम किसी कुंडली पर बात करें बल आघूर्ण, तो एक तो बल आघूर्ण होता है सी थीटा। कुंडली यदि घूम रही है, कोई भी कुंडली घूम रही है, तो उसके ऊपर एक बल युग्म आघूर्ण काम करेगा सी थीटा, जहां सी ऐंठन नीतांक होगा। एक बल आघूर्ण यहां पर काम कर रहा है एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा के टर्म्स में तो यहां पर अपन को दे नहीं रखा है। जब थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत छोटा, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लगभग हम थीटा, देखो यहां पर भी थोड़ा सा हमने थोड़ा करेक्शन कर दिया। यहां पर ये जो अपने पास में चलकुंडली धारा मापी है, इसमें जो चुंबक है वो इस तरीके से कटे होते हैं, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री ही बना रहे, हमेशा कितना बना रहे, 90 डिग्री। तो इस स्थिति के अंदर जो टो है वो अपने पास में एन आई ए बी के इक्वल ही रह जाएगा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देंगे, तो सी थीटा बराबर आ गया अपने पास में एन आई ए बी। यहां से अपन को पूछा है आई बराबर, तो आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर हम निकाल लेते हैं सी अपोन में, सी थीटा अपोन में एन ए बी, सी थीटा अपोन में एन ए बी। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से हम लिख सकते हैं कि आई है वो थीटा के समानुपाती होता है। आई किसके समानुपाती होता है, थीटा के समानुपाती होता है। तो देखिए ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई और थीटा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि एक वर्तीय धारा लूप का मतलब जो धारा बह रही है वो वृत्ताकार लूप में बह रही है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है। यदि लूप की त्रिज्या को हम आधा कर दें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ये हमें यहां पर पूछा है। तो देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, धारावाही वृत्ताकार लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से लिखा जा रहा है, एन आई ए के बराबर होता है। किसके तुल्य होगा? एन आई ए के इक्वल होगा। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, एन आई ए के इक्वल होगा। अब धारावाही वर्ताकार लूप है तो इसके क्षेत्रफल को हम पाई आर स्क्वेयर से भी हम लिख सकते हैं। अब देखो कौन सी त्रिज्या को आदि कर रहे हैं। त्रिज्या आदि करने पर, त्रिज्या क्या कर दी? आदि। त्रिज्या आदि करने पर, त्रिज्या को यदि हम आदि कर दें तो हमारे पास में नया जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम डेस बराबर एन आई तो उतना ही है, लेकिन क्षेत्रफल अब की बार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एन आई पाई आर डेस का स्क्वायर, और आर डेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है r/2, तो r/2 का स्क्वायर होगा यहां पर। एम डेस बराबर देख लीजिए, एन आई पाई आर स्क्वेयर बट्टे में 4, एन आई पाई आर स्क्वेयर ये है हमारे पास में m, तो m/4 आ गया, m/4। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1/(1) अंडर म्यू नॉट अपसेल नोट का मान कितना है? तो देखिए विद्यार्थियों, जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और 1/4 पाई अपसेल नोट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। और यदि मैं इस तरीके से गुणा कर दूं, देखिए ध्यान देंगे आप, 1/4 पाई अपसेल नोट में हम म्यू नॉट का भाग लगा दे तो ये यहां से ऐसे गुणा हो जाएगा। इधर वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई अपसेल नोट का मान है 9 गुणा 10⁻9, इसका हमने भाग लगाया तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई से इधर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट अपसेल नोट बराबर, देखिए 9 गुणा 10⁻, ये 9 ऊपर है, ये और ऊपर चला जाएगा तो 10⁻16 हो गया। अंडूड कर दीजिए दोनों तरफ से अंडूड करेंगे तो म्यू नॉट अपसेल नोट बराबर आ गया 3 गुणा 10⁸, और ये जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। ये वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा ढंग से और अच्छे से बेटर तरीके से भी देखेंगे। अब देखें कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। आवेशित कण किधर गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, त्वरण नियत रहता है, वेग नियत रहता है, कण की चाल नियत रहती है। तो देखो, एक आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ हो जाता वृत्ताकार। पथ कैसा हो जाता है? पथ हो जाएगा वृत्ताकार पथ हो जाएगा। पथ उसका हो जाएगा वृत्ताकार, और वृत्ताकार पथ होगा तो देखिए वेग नियत नहीं रहेगा। वेग की दिशा लगातार बदलेगी, दिशा परिवर्तित होगी। तो वेग की दिशा परिवर्तित होगी तो इससे v क्या है? कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेग नियत रहता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। वेग की दिशा बदलती है। एक तो वेग की दिशा बदलती है, तो वेग की दिशा बदलेगी, तो यहां पर क्या होगा? वेग नियत नहीं रहेगा। अब त्वरण नियत रहता है। बिल्कुल, देखो कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। कण की दिशा लगातार वृत्ताकार पथ पर है तो कण की दिशा भी लगातार बदलती रहेगी, वेग की दिशा बदलेगी और त्वरण की दिशा भी बदलेगी, क्योंकि त्वरण भी, जब कोई कण वृत्ताकार पथ में घूमता है तो वहां पर अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा, और अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होगी। तो हर क्षण त्वरण, वेग और खुद कण के पथ की दिशा बदलती रहेगी। त्वरण की भी दिशा क्या होगी भाई?
दिशा बदलती है, त्वरण की भी दिशा चेंज होती है। तो इन सब की डायरेक्शन चेंज होगी तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कोण नियत रहेगा, कण की चाल नियत रहेगी। कण की चाल क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श एमीटर वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस क्या होंगे? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य। और वोल्टमीटर समांतर क्रम में, एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है तो उसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होगी। अगला क्वेश्चन देखें कि एल लंबाई के तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार बी वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर झुका है, तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण से लगने वाला बल कितना होगा? लगने वाले बल की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, चुंबकीय बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर चुंबकीय बल आई एल बी साइन थीटा लगता है। आई एल बी साइन थीटा काम करता है। एफ एम बराबर आई, आई की वैल्यू हमें स्मॉल आई दे रखी है, एल दे रखा है, बी दे रखा है, साइन 30 डिग्री दे रखा है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। तो ये आ गया अपने पास में आई एल बी अपॉन 2, क्या आ गया? ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो आई एल बी अपॉन 2, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये मात्रक आया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे हम देखिए, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? बी का मात्रक, ये हमें चाहिए। इंटू ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, तो बी का मात्रक अपने पास में क्या आ गया? बी का मात्रक आ चुका है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन को आप ढंग से देखें। जैसे कि हमारे जो पहले दूसरे तीसरे वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने खुद ने कई क्वेश्चंस में क्या किया है, क्वेश्चन को ठीक कर दिया, टिक लगाते समय कुछ गलतियां की है। टिक लगाते समय क्या कर दी है? कुछ गलतियां कर दी है। क्वेश्चन को पढ़ते समय कुछ गलतियां, तो ऐसा नहीं है कि भाई गलतियां हो नहीं सकती, मेरे से हो रही है वैसे आपसे भी हो सकती है। तो इसलिए क्या है, एक तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़े, टिक लगाते समय भी थोड़ा सा ध्यान, पूरा फोकस रखना है। ओके, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा, फिर टिक लगाने के बाद में आपको वापस कॉपी में भी नोट करना पड़ेगा। टिक लगाने से ही काम नहीं चलेगा, तो वहां पर लिखते समय भी आपने क्या लिखा है उसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ताकि ये छोटी मोटी हमारे को आते हुए कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है और फिर अपने गलत हो जाए तो उसका बड़ा दुख होता है। तो लापरवाही ना करें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, ताकि छोटी मोटी गलतियां कम की जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि समांतर धारावाही चालकों से समान दिशा में धारा प्रवाह से
उनके मध्य आकर्षण बल काम करता है। समांतर धाराओं के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। जबकि विपरीत दिशाओं के में धारा प्रवाह से उनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। समांतर धाराओं के बीच में तो कौन सा बल लगता है? आकर्षण। और प्रति समांतर धाराओं के बीच में प्रतिकर्षण बल ही लगता है। फिर देखें, चल कुंडली धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए, चल कुंडली धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे? ये खुद तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, बट धारामापी को, जैसे ये अपने पास में धारामापी है, तो इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे। शंट प्रतिरोध को एस से भी लिख देते हैं, आर एस से भी लिख देते हैं। तो ये अपने पास में अब बन चुका है ये एमीटर। तो किसी भी धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में क्या लगाओगे? समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध। तो यहां पर देखिए उसके समांतर क्रम में यहां पर क्या आएगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध कह दो, अल्प प्रतिरोध कह दो, या शंट प्रतिरोध कह दो। शंट प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध ही होता है। क्या होता है? अल्प प्रतिरोध ही होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि धारामापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप, उत्पन्न विक्षेप को फाई से, तो धारा का मान आई है, तो इसको हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता कहा जाता है। तो यहां पर क्या आएगा? धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते फिर क्या है कि धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टता आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप, उत्पन्न विक्षेप, तो अब की बार वोल्टता के बारे में पूछा है। फाई अपॉन वी, प्रति एकांक वोल्टता आरोपित करने पर उत्पन्न विक्षेप, इसको हम कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज सुग्राहिता। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है तो गाउस होता है। क्या होता है? गाउस। और 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होता है, या 1 गाउस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। गाउस छोटा मात्रक होता है। ओके, एम्पियर के नियम का गणितीय रूप है, तो ये है एम्पियर के नियम का गणितीय रूप। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट समेशन आई, ये एम्पियर के नियम का गणितीय रूप है। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप है, यह आपको पूछा जा सकता है, एक अच्छा प्रश्न है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर है आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इस बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप है, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ में एमीटर को, विद्युत परिपथ में एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 समांतर धारावाही चालकों से एक एक, देखो ध्यान देना कि 2 समांतर धारावाही चालकों से 1 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर
उनके मध्य की दूरी 1 मीटर लेने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो देखिए ये जो लाइंस हैं ये यहां से ली गई है, म्यू नॉट I1 I2 L बटेवा 2 पाई डी, 2 पाई डी। तो यहां से I1 और I2 दोनों का मान 1-1 एम्पियर कर दिया, L का मान 1 एम्पियर, सॉरी L का जो मान है वो 1 मीटर कर दिया, D का मान 1 मीटर कर दिया। तो जो FM है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो FM बराबर होगा, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। तो ये आ गया अपने पास में 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे L लंबाई व I धारा वाले चालक पर लगने वाला बल कितना होता है। लंबाई L है, धारा I बह रही है, तो देखिए चालक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है FM बराबर ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। तो यहां से ILB साइन लंबवत रखा गया है, कैसा रखा गया है, लंबवत। तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आ गया बल का मान आ गया ILB, बल की वैल्यू कितनी आ गई है, ILB हमें प्राप्त हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है। देखिए आप कोई सा एक फॉर्मूला लेंगे और उसकी देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब देखो मात्रक इसके भांत भांत के हो सकते। देखिए अभी मैंने आपको F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे में 2 पाई डी, तो यहां से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यहां से इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये a है ना, वो कुंडली की त्रिज्या है, कुंडली की त्रिज्या। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत लिया जाता है, कितना लिया जाता है, अनंत। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है NIA, तो यहां से n का कोई मात्रक नहीं होता, एक का मात्रक हो गया एम्पियर, और सॉरी ऐसे लिखता हूं ताकि बेटर तरीके से, I का मात्रक हो गया एम्पियर और एक का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, एक का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया है। ओके, फिर देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगता है, धारा का मान कम से कम रहे इसलिए इस का रेजिस्टेंस भी कम से कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे और इस चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न 100% आना है, और मैंने यहां पर आपके सामने रखे हैं 6 प्रश्न। मैं तो कहता हूं इन 6 में से आपको 2 मिलेंगे, क्योंकि अथवा में भी आएगा, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों क्वेश्चन इन 6 में से आ जाने चाहिए। आप इन 6 को ढंग से तैयार कर लें ताकि दोनों में से आपके कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर ले, है क्या समझ ले। पहला जो क्वेश्चन है वो धारा मापी से रिलेटेड है। निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। ये प्रूफ करवाया है, लास्ट में जाकर ये प्रूफ करवाया है। ओके, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने पहले भी करवाया है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आप हमारे हैंड रिटन नोट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें आप हमारे एप्लीकेशन
से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके साथ में आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। 1 एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर दीजिए। Fm बराबर, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है, पुनः मैं बता रहा हूं। इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है और इस फॉर्मूले के आधार पर 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देनी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायो सावर्ट का नियम लिखिए। बायो सावर्ट का सूत्र सदिश रूप पूछा है, अभी हमने बताया भी है। और धारावाही वृत्ताकार पास के कारण से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा गया है। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर बट्टे में 2 ए स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर की वैल्यू, आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सूत्र फाइंड आउट करना है। एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप लिखकर परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। ओके, आवश्यक चित्र भी पूछा है। अब देखिए कि एक आवेशित, ये हमारे मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न आपको एजडीज मिलने वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर कोई कण गति कर रहा है तो उसके पथ की त्रिज्या और चूड़ी अंतराल का सूत्र प्राप्त कीजिए। एक और प्रश्न हमारे पास में है, हालांकि इसकी संभावना है तो कम ही, फिर भी आप इसको ध्यान रख लें कि एम्पीयर के परिपत्ति नियम की सहायता से एक लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, चालक के बाहर और चालक के अंदर। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ चौथे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैंने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं। बड़े वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमारे नोट्स से भी आप देख सकते समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर लौटें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगला जो वीडियो होगा वो 5वें चैप्टर से रिलेटेड, चुंबकत्व एवं द्रव्य से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।